हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति की सबसे पहली खोज किसे माना जाता है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, बहादुराबाद। बहादुराबाद हरिद्वार जनपद में है और इसे उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति की सबसे पहली खोज माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। एक इससे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड की प्रथम पुरातात्विक खोज किसे माना जाता है। तो उत्तराखंड का प्रथम पुरातात्विक खोज पूछा जाए तो माना जाता है देवी धुरा के कब मास को। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कालसी अभिलेख की खोज किसने की थी। तो देखो जो कालसी अभिलेख है, तो पहले इसके बारे में कुछ जानेंगे। जो कालसी अभिलेख है ये किसका है, तो यह है सम्राट महान अशोक का। अशोक ने 257 ईसा पूर्व में कालसी देहरादून में अपना अभिलेख यहाँ पे स्थापित किया था। ईसा पूर्व आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ईसा पूर्व में। तो 257 ईसा पूर्व में देहरादून के कालसी में अशोक ने अपना अभिलेख स्थापित किया था। तो यह अभिलेख किस भाषा में भाषा पूछी जाती है, तो यह प्राकृत भाषा में है और लिपि पूछी जाए तो ब्राह्मी लिपि में है। और इसकी जो खोज करी थी तो ये करी थी जॉन फॉरेस्ट ने। कब करी थी, ये करी थी 1860 में। तो देहरादून में कालसी और कालसी जो आपके किन नदियों के संगम पर है, तो यह टोंस और यमुना नदी के संगम पर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, कब का है, 257 ईसा पूर्व का है और किस भाषा में, तो प्राकृत भाषा में। लिपि पूछी जाए तो ब्राह्मी लिपि में है और खोज करी थी 1860 में जॉन फॉरेस्ट ने। इस अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए यहाँ पे क्या कहा गया, तो यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया है और इस क्षेत्र के लिए यहाँ पे अपरांत कहा गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस प्रागैतिहासिक स्थल से सींगों का मुखौटा पहने हुए आदमी का चित्र प्राप्त हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी, घटवाल घोड़ा। घटवाल घोड़ा जो है आपके अल्मोड़ा जनपद में है और यहाँ से सींगों का मुखौटा पहने हुए आदमी का चित्र यहाँ से प्राप्त होता है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कौन सा महाजनपद उत्तराखंड के भूभाग के अंतर्गत आता था। तो देखो जो 16 महाजनपद थे उनमें से जो उत्तराखंड के भूभाग के अंतर्गत आता था ये आता है पांचाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है। तो अभी मैंने आपको बताया जो कालसी अभिलेख है सम्राट अशोक का, इसमें अशोक ने यहाँ के निवासियों के लिए तो पुलिंद शब्द का प्रयोग किया है और यहाँ के क्षेत्र के लिए क्या कहा है, तो उत्तराखंड के लिए इसमें अपरांत शब्द का प्रयोग मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ के निवासियों के लिए पूछा है कि कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए क्या कहा गया है, तो ये कहा गया पुलिंद। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड के किस प्रागैतिहासिक स्थल से कांसे की कटोरी प्राप्त हुई। तो ये होती है मलारी गांव चमोली से। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड से संबंधित प्रथम पुरातात्विक खोज किसे माना जाता है। तो शुरू में मैंने आपको बता दिया कि उत्तराखंड का जो प्रथम पुरातात्विक खोज माना जाता है ये माना जाता है देवी धुरा के कब मास को। और उत्तराखंड की प्रथम ताम्र संस्कृति की जो खोज माना जाता है वो माना जाता है बहादुराबाद। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, लाखा मंडल खंडित शिलालेख किस से संबंधित है। तो यह प्रश्न एक प्रीवियस ईयर प्रश्न है। सेम ही प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था कि लाखा मंडल से जो खंडित शिलालेख मिला है एक किससे संबंधित है। तो ये छागलेश वंश है। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, अमोघ भूति की चांदी की मुद्राओं का भार कितना था। तो देखो जो राज्य से अमोघ भूति की मुद्राएं मिलती है, अल्मोड़ा वाले क्षेत्र से भी इसकी मुद्राएं मिलती है। तो अमोघ भूति कौन था, तो ये था कुनिंद वंश। कुनिंद वंश का ये सबसे शक्तिशाली शासक था और इसकी जो चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई थी तो इनका जो भार था ये था
31 से 38 ग्रीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, कुनिंद वंश से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण क्या है। तो देखो, कुनिंद वंश के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है किससे मिलती है, इनकी मुद्राएं से मिलती है या ताम्र उपकरण या अभिलेख या धार्मिक साहित्य। तो इनके बारे में जो हमें प्रमाणिक जानकारी मिलती है कुनिंद वंश के बारे में, तो ये मिलते हैं इनकी मुद्राओं से। यह आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। तो उत्तराखंड पर शासन करने वाला जो प्रथम राजनीतिक वंश था ये कुनिंद वंश था, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रथम ऐतिहासिक वंश पूछा जाए तो प्रथम ऐतिहासिक वंश तो कार्तिकेयपुर राजवंश था। यदि पूछा जाए कि प्रथम राजनीतिक वंश कौन सा था तो था कुनिंद वंश। अगला प्रश्न है हमारा, शोणितपुर किसकी राजधानी के कारण प्रसिद्ध था। तो शोणितपुर किसकी राजधानी के कारण प्रसिद्ध था, तो ये प्रसिद्ध था बाणासुर की राजधानी के लिए। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी, यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, कुनिंद मुद्राएं किस धर्म की ओर संकेत करती है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, कुनिंद वंश की जो मुद्राएं संकेत करती है शैव, बौद्ध और जैन, इन धर्मों की ओर संकेत करती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस कत्तूरी शासक द्वारा जागेश्वर मंदिरों में विमानों का निर्माण करवाया गया। तो जागेश्वर मंदिर में विमानों का जो निर्माण करवाया गया था ये करवाया था यहाँ पे निम्बर देव ने। इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन डी, यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, राजा धामदेव किसके पुत्र थे। तो राजा धामदेव किसके पुत्र थे, तो ये थे प्रीतम देव। प्रीतम देव जिन्हें पिथौरा शाह इन्हें कहा जाता है, और पिथौरागढ़ जनपद को जो बसाने का श्रेय जाता है ये जाता है प्रीतम देव। तो प्रीतम देव के पुत्र थे राजा धामदेव, ये आपको ध्यान रखना है। जो कुमाऊं की लक्ष्मी बाई कहा जाता है जिया रानी इन्हीं की पत्नी थी प्रीतम देव की, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, अमोघ भूति की मुद्राओं में किस लिपि का प्रयोग मिलता है। तो अमोघ भूति की मुद्राओं में जो लिपि का प्रयोग मिलता है ये मिलता है ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, चंद वंश का संस्थापक सोमचंद को किसने बताया था। तो चंद वंश का जो संस्थापक माना है ये माना है इतिहासकार एटकिंसन और बद्रीदत्त पांडे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्यूआसी दोनों। देखो, डब्ल्यू फ्रेजर ने जो चंद वंश का संस्थापक माना था, तो डब्ल्यू फ्रेजर ने माना था थोवर चंद को। किसके विवरण के, तो हर्षदेव जोशी के विवरण के आधार पर थोवर चंद को डब्ल्यू फ्रेजर ने चंद वंश का संस्थापक माना था, ये आपको ध्यान रखना है। और एटकिंसन और बद्रीदत्त पांडे ने किसे माना है, तो ये माना है सोमचंद को। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अशांति देव वंश किस क्षेत्र से संबंधित है। तो अशांति देव वंश किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पाली पछाऊ। अशांति देव वंश की स्थापना करी थी अशांति देव ने, और इनकी जो प्रथम राजधानी थी ये थी जोशीमठ, और द्वितीय राजधानी इनकी कहाँ थी, तो द्वितीय राजधानी थी इनकी रणचूलाकोट। यह आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इनका जो संबंध था ये था पाली पछाऊ क्षेत्र से, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, राजा माघाभाताशा तथा शिवपालित का उल्लेख कुनिंद वंश की किन मुद्राओं में हुआ है। तो ये जो हमें अंकित मिलता है, जो राजा माघाभाताशा शिवपालित, ये जो कुनिंद हमें मुद्राएं मिलते हैं इन पे ये अंकित हुआ था। और किस यानी कुनिंद वंश के किन मुद्राओं में हुआ था, तो ये जो हुआ था यहाँ पे ये हुआ था अल्मोड़ा प्रकार। जो अल्मोड़ा से हमें मुद्राएं मिलते हैं तो इनमें यहाँ लिखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, एटकिंसन ने किस शिलालेख के कुछ वंशों का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था। तो एटकिंसन ने किस शिलालेख के कुछ अंशों का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था, तो इसने करवाया था बागेश्वर शिलालेख। तो जो बागेश्वर से हमें शिलालेख प्राप्त होते हैं इसका एटकिंसन ने यहाँ पे अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, बैजनाथ को राजधानी बनाकर शासन करने वाला कत्तूरी राजा कौन था। तो बैजनाथ को राजधानी बनाकर शासन करने वाला कत्तूरी राजा कौन था,
तो कौन सा राजा था? तो ये थे नरसिंहदेव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कालू तड़ागी किस चंद शासक का सेनापति था? तो कालू तड़ागी किस चंद शासक का सेनापति था? तो ये था सोमचंद का सेनापति था। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस चंद शासक के समय प्रथम भूमि बंदोबस्त करवाए जाने का उल्लेख मिलता है? तो प्रथम चंद शासक कौन था जिसने भूमि बंदोबस्त करवाया था या भूमि बंदोबस्त करवाए जाने का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है रतन चंद। तो रतन चंद का मिलता है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न हमारा, किस चंद शासक द्वारा सर्वप्रथम अभिलेख खुदवाया गया था? तो पहला चंद राजा कौन था जिसने अभिलेख खुदवाया था? ये था अभय चंद। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, कटकाली प्रथा को प्रोत्साहन देने वाला चंद राजा कौन था? तो कटकाली प्रथा को प्रोत्साहन देने वाला चंद राजा कौन था? तो ये थे भारती चंद। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, रुद्रचंद ने अकबर से कहाँ भेंट करी थी? तो चंद वंश का पूछा जाता कि चंद वंश का कौन सा शासक अकबर के समकालीन था? तो रुद्रचंद अकबर के समकालीन था। और इसने अकबर से कहाँ पर भेंट करी थी? तो ये करी थी लाहौर में। देखो 1587, आपको वर्ष भी ध्यान रखना है। 1587 में रुद्रचंद ने अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी और 1588 में रुद्रचंद ने अकबर से लाहौर में भेंट करी थी। यह आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न हमारा, सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला चंद राजा कौन था? तो सबसे लंबे समय तक जो शासन करने वाला चंद राजा था ये था ज्ञानचंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, पटरंग प्रथा का प्रचलन किसने किया था? तो पटरंग प्रथा का जो प्रचलन किया था ये क्या था? इंद्रचंद ने। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, मुगल शासक अकबर का समकालीन चंद राजा कौन था? तो अभी हमने देखा जो अकबर का समकालीन था ये थे रुद्रचंद। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला चंद राजा कौन था? तो गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला जो चंद राजा था ये था कीर्तिचंद। किसके समय इसने आक्रमण किया था? तो ये क्या था? अजयपाल। देखो इनके बीच में जो युद्ध होता है अजयपाल और कीर्तिचंद के बीच में, ये होता है 1491 में। इनमें यहाँ पे बधानगढ़ का युद्ध होता है जिनमें अजयपाल की हार होती है और कीर्तिचंद की जीत होती है। ये आपको ध्यान रखना। प्रश्न बनता है कि चंद वंश का एकमात्र राजा जिसने अजयपाल को हराया था तो था कीर्तिचंद। ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न हमारा, बीणा चंद की मृत्यु के बाद कुमाऊं में किस जनजाति का अधिकार हो गया था? तो बीणा चंद की मृत्यु के बाद कुमाऊं में किस जाति का अधिकार होता है? तो ये होता है खस जाति का। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो कुमाऊं का बिलासी राजा किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बीणा चंद को। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पानीपत के प्रथम युद्ध के समय चंद राजा कौन था? तो बात हो रही पानीपत का युद्ध। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया था, ये वाला नहीं बल्कि पूछा गया था तृतीय युद्ध। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय चंद राजा कौन था? तो तृतीय युद्ध पूछा जाए तो तृतीय युद्ध के समय तो दीपचंद थे। यहाँ पे बात हो रही है पानीपत के प्रथम युद्ध। तो पानीपत के प्रथम युद्ध के समय जो चंद राजा थे ये थे भीष्मचंद। देखो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये हुआ था 1526 में। तो इस समय जो चंद राजा थे ये थे भीष्मचंद। भीष्मचंद का कार्यकाल जो था ये था 1512 से 1530। 1512 से 1530 तक भीष्मचंद का काल था और इसी के समय होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न है हमारा, चंद प्रशासन में थातवान कौन थे? तो थातवान किसे कहा जाता था? चंद वंश में ये कहा जाता भूमि के स्वामी। तो भूमि के स्वामी को थातवान कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है।
देखो ये सभी प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। ए गार्डनर कुमाऊं कमिश्नर कब बनाए गए थे? तो कुमाऊं के जो प्रथम कमिश्नर बनाए जाते हैं ये बनाए जाते हैं एडवर्ड गार्डनर को। और ये कब बने थे? तो ये बने थे 1815, 3 मई 1815 को इन्हें बनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तुजुक ए बाबरी में चंदों का सबसे धनी राजा किसे बताया गया है? तो तुजुक ए बाबरी में चंदों का जो सबसे धनी राजा बताया गया है ये बताए गए लक्ष्मी चंद को। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, आंग्ल गोरखा युद्ध के दौरान कौन सा अंग्रेज सेनापति मारा गया? तो आंग्ल गोरखा युद्ध के समय कौन सा अंग्रेज सेनापति मारा गया था? तो ये मारा गया था जनरल जिलेस्पी। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, चंद राजवंश में चार थान व्यवस्था क्या थी? तो चार थान व्यवस्था क्या थी चंद राजवंश में? तो ये इनकी पंचायती कचहरी होती थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, नाला पानी अथवा खलंगा दुर्ग का निर्माण किसने किया था? तो नाला पानी अथवा जिसे खलंगा दुर्ग कहा जाता है ये आपके किस जनपद में है? तो ये आपके देहरादून में। और इसका जो निर्माण कराया था ये कराया था बलभद्र सिंह थापा ने। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, गोरखा सेनापति थे बलभद्र सिंह थापा, इन्होंने कराया था नाला पानी अथवा खलंगा दुर्ग का निर्माण। ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है हमारा, किस चंद राजा ने अल्मोड़ा में भूमि दान किया था? तो अल्मोड़ा में भूमि दान करने वाले चंद राजा कौन थे? तो ये थे यहाँ पे लक्ष्मी चंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंगोली की संधि अंतिम रूप से कब हुई? तो सिंगोली या जो सुगोली की या संगोली की संधि जिसे कहा जाता है अंतिम रूप से कब हुई थी? तो संगोली की संधि को जो अंतिम रूप से गोरखों ने इसे अपनाया था ये अपनाया था 4 मार्च 1816 को। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। कभी कभी आपको 1815 भी वर्ष को देखने को मिल सकता है। यदि 1816 ना हो, पूछा जाए कि संगोली की संधि कब होती है तो ये होती है 1815 में। लेकिन पूछा जाए कि अंतिम रूप से कब हुई थी तो ये थी 4 मार्च 1816 को। अगला प्रश्न देखेंगे, हरकदेव जोशी किन राजाओं के प्रसिद्ध दीवान थे? तो हरकदेव जोशी या हर्षदेव जो जोशी थे ये चंद राजाओं के प्रसिद्ध दीवान थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस चंद राजा ने दीपचंद और रानी श्रृंगार मंजरी को कैद कर लिया था? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी मोहनचंद ने दीपचंद और रानी श्रृंगार मंजरी को कैद कर लिया था। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, सुवांगी दस्तूर नामक कर किस आधार पर लिया जाता था? तो सुवांगी दस्तूर नामक कर ये बीसी भूमि पर ये लिया जाता था और ये 1 रुपये यहाँ पे लिया जाता था बीसी भूमि पर। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस गोरखा सेनापति को दानवीर कर्ण की उपाधि प्राप्त थी? तो किस गोरखा सेनापति को दानवीर कर्ण की उपाधि प्राप्त थी? तो ये थी रणजोर सिंह थापा को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस कुमाऊं कमिश्नर ने 1861 में जंगलात बंदोबस्त किया था? तो 1861 में जंगलात बंदोबस्त किस कमिश्नर ने करवाया था? तो ये करवाए थे यहाँ पे हेनरी रैमजे ने। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए हेनरी रैमजे ने 1861 में जंगलात बंदोबस्त किया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस चंद राजा ने दौरा कोट को समाप्त कर चंपावत नगर बसाया? तो दौरा कोट को समाप्त कर चंपावत नगर बसाने का जो श्रेय जाता है ये जाता है सोमचंद को जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? तो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम
किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1950 में। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो देखो, परमार या पंवार वंश के जो संस्थापक थे कौन थे? तो थे कनकपाल। तो कनकपाल ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? तो इनकी जो शुरुआत होती है ये होते हैं चमोली के चांदपुर गढ़ी से। तो इनकी शुरुआती राजधानी कहाँ थी? चांदपुर गढ़ में थी, ये आपको ध्यान रखना है। बाद में यहाँ से 1512 में अजयपाल ने अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ से देवलगढ़ ले गए और उसके बाद पुनः देवलगढ़ से 1517 में देवलगढ़ से इसने फाइनली अजयपाल ने अपनी राजधानी श्रीनगर बनाई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद 1815 में श्रीनगर से टिहरी अपनी राजधानी किसने बनाई थी? वो बनाई थी सुदर्शन शाह ने। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय चंद शासक कौन था? तो ये वाला प्रश्न एक प्रीवियस ईयर प्रश्न है। सेम में ही प्रश्न पूछा गया था कि पानीपत के तृतीय युद्ध के समय चंद राजा कौन था? तो ये थे दीपचंद। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। और इससे पहले मैंने आपको कराया था कि पानीपत के प्रथम युद्ध में चंद शासक कौन थे? तो प्रथम युद्ध में कौन थे? वो थे भीष्मचंद। ये भी आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।